हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। हम लोग थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट में। काफ़ी सारे थ्योरम्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज दो टॉपिक और कवर करते हैं इस लेक्चर में। एक है अपना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम और एक है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। टेलीजेंस थ्योरम भी है बट टेलीजेंस थ्योरम जो है वो आप लोग इग्नोर करेंगे, है ना। वो टेलीजेंस थ्योरम मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। टेलीजेंस थ्योरम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इतना कुछ कभी आता भी नहीं है एग्जाम में, है ना। तो जितने भी थ्योरम्स हम लोगों ने आज तक के इस इन लेक्चर को इंक्लूड करके कवर किए उतने ही आप अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे। Look at this question. It says use source transformation to find out V naught in the circuit of figure 4.17। ये फिगर हमको दिया हुआ है। इस फिगर में हमको V naught को फाइंड आउट करना है और V naught को फाइंड आउट करने के लिए हमको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक मीनिंग क्या है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब है कि अगर मुझे वोल्टेज सोर्स दिया हो तो मैं उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लूं, और अगर मेरे पास करंट सोर्स हो तो मैं उसको क्या कर लूं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लूं। हमेशा ये ध्यान रखिए, थ्योरम के यूनिट में आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है दैट व्हाई थेवेनिन्स एंड नॉर्टन पेयर इज आल्सो नोन एज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पेयर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। थेवेनिन्स थ्योरम जब हम डिराइव करते हैं और जब हम उसका फाइनल सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो आपको एक ओवरऑल वोल्टेज मिलता है जिसको आप वीओसी या वीटीएच बोलते हैं। उसके सीरीज में आप एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं जिसको आप थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या आरटीएच बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद लोड रेजिस्टेंस जो है आरएल वो तो वेरिएबल रहता है। आरएल की जो वेरिएबिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि आरएल कब है, कितना है, आरएल की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसका वेरिएशन निकाल सकते हैं, बट आरटीएच और वीटीएच की वैल्यू फिक्स रहती है। इसी को जब हम नॉर्टन्स में जाते हैं तो सीरीज जो सर्किट जो सीरीज होता है थेवेनिन्स में वो किस में चला जाता है, पैरेलल में। फिर आप आईएन सोर्स करंट की बात करते हैं, उसके पैरेलल में करंट रहता है और फिर उसके पैरेलल में आरएल रहता है ना। तो जब हम किसी थेवेनिन्स नेटवर्क को नॉर्टन्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या चेंज होता है, जो वोल्टेज सोर्स है वो किस में चेंज हो जाता है, करंट सोर्स में। एंड वाइस वर्सा, अगर मैं नॉर्टन्स को अगर थेवेनिन्स में चेंज करूं तो जो करंट सोर्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 मार्क्स में अगर आप से पूछे ये क्वेश्चन कि थेवेनिन्स नॉर्टन्स को हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा ट्रीट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कहेंगे यस। और आंसर आप यही देंगे कि जब हम थेवेनिन सर्किट बनाते हैं तो सीरीज सर्किट फॉर्म होता है, और जब हम नॉर्टन सर्किट बनाते हैं तो पैरेलल सर्किट फॉर्म होता है। थेवेनिन्स में वोल्टेज सोर्स होता है, नॉर्टन्स में करंट सोर्स होता है, और हम इसी तरीके से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को डील करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। वी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म द करंट एंड वोल्टेज सोर्सेज टू ऑब्टेन द सर्किट इन 4.18a। ये जो सर्किट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कंबाइनिंग द 4 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर इन सीरीज एंड ट्रांसफॉर्मिंग द 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स गिवन गिवन एस इन फिगर 4.2b। क्या कर रहा है भाई, ये 12 वोल्ट का सोर्स, अच्छा कैसे बनाया इसने 12 वोल्ट का सोर्स, ये देखिए 3 एम्पियर का करंट है। 3 एम्पियर का करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो 4 इंटू 3 मतलब कितना हो गया, 12 वोल्ट का सोर्स। जहां से करंट एंटर करता है हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ये पोलैरिटी भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर पोलैरिटी आप ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपका आंसर गलत आने वाला है। जहां से करंट एंटर करेगा, हम पैसिव कन्वेंशन फॉलो करते हैं, फर्स्ट यूनिट में मैंने आपसे डिस्कस किया थे, उसको आपको पॉजिटिव लेना है। तो ये ले लिया हमने पॉजिटिव, और ये 12 वोल्ट की बैटरी मिल गई हमको। जैसे ये आया, आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में होने वाला है क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस होता है। वीटीएच आरटीएच का एग्जांपल ले लीजिए आप, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया। जब ये सीरीज है तो ये दोनों फिर ये, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होकर वोल्टेज सोर्स में बदल गया तो 4 और 2 किस में आ गए, फिर सीरीज में आ गए। 4 और 2 क्या हो गया, 6 ओम सीरीज में। ये 4 एम्पियर के रेजिस्टेंस को भी, करंट सोर्स को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, इज इट नॉट, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसा ना करके अब आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसने क्या किया है, पहले इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, इस वोल्टेज सोर्स को वापस करंट सोर्स में कन्वर्ट किया। उसके लिए क्या किया इसने, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस था, 6 ओम का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई
12 डिवाइडेड बाई 6 ओम रेजिस्टेंस, तो कितने एम्पियर का करंट हो गया? 2 एम्पियर का। ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही था वो। अब आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस सीरीज में था वोल्टेज के, वो किस में आ गया? पैरेलल में आ गया। क्यों इसने ये तरीका अडॉप्ट किया है? इसने ये तरीका इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि इसको किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है? वी नॉट की वैल्यू को किसके अक्रॉस? 8 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इसको इजी लगा इसको केसीएल से सॉल्व करना, है ना। अगर इसको हम केवीएल से सॉल्व करने की कोशिश करते तो नंबर ऑफ लूप बढ़ जाते, ठीक है। या फिर ये आप दूसरे तरीके से इसको ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि वी नॉट इस पर्टिकुलर ब्रांच में निकालना है, इसलिए अगर हम इसको केसीएल से सॉल्व करें तो अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू को पता कर लें तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये केवीएल से सॉल्व नहीं हो सकता। केवीएल से सॉल्व होता तो क्या करते आप? इस 4 ओम एम्पियर का जो करंट सोर्स है उसको इस 3 ओम के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बना सकते थे, तो दो आपके क्या हो जाते? लूप हो जाते, और आप फिर वोल्टेज निकालने की कोशिश कर सकते थे ऐसा। बट इजी ये है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर मुझे एक वोल्टेज को टारगेट करना है तो मैं क्या कर लूँ? इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकाल लूँ। जैसे मैं करंट निकाल लेता हूँ इस ब्रांच में, उसको इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मुझे ये वोल्टेज मिल जाएगा, और यही मेरा एम है। तो उसी को करने की कोशिश की गई, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरीके से इसको बनाया गया, ठीक है। और फिर से एक बार जो है क्या किया गया लास्ट में? ट्रांसफॉर्मेशन किया गया करंट सोर्स का। अब करंट सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखो यहाँ से ये सर्किट कैसे आया ये समझ में आ गया, यहाँ से ये सर्किट आया कैसे समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो ये सर्किट कैसे आया होगा, कैसे आया होगा ये सर्किट। तो आप देखिए ये रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं? पैरेलल। ये करंट सोर्सेस भी आपस में कनेक्टेड हैं, और 4 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल का, वो आप देख सकते हैं कैसा आने वाला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ से जो इन दोनों का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है वो 2 एम्पियर और 2 ओम के सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसको कॉपी में, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। या अगर आपको ये अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए आपको ये फिगर सी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आया, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे भी केसीएल अप्लाई करके यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने ये करके यहाँ से वैल्यू निकाल ली है, और वैल्यू निकालने के बाद वी नॉट को क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। लेकिन ये जो थ्योरम है या ये जो टेक्निक है वो आपको तभी अडॉप्ट करनी है जब आपको एग्जाम में बोले। अदरवाइज आपके पास इतनी सारी टेक्निक ऑलरेडी, इतने सारे थ्योरम्स अवेलेबल हैं, इतने सारे केसीएल केवीएल के इक्वेशंस आपको ऐसे ही आते हैं कि आपको ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इनकी जरूरत तब पड़ती है जब सर्किट में 5-6, जब आपका सर्किट बड़ा हो, 3-4 उसमें करंट सोर्स हो और एक ही वोल्टेज सोर्स दिख रहा हो, तो क्यों ना एक उस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। इससे आपका जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से उसकी जो कन्वर्जन है उसको किया जाता है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम के लिए आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ये एक फिगर है, इस फिगर में आप देखो ये करंट सोर्स, ये करंट सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सॉल्व करना है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको आई नॉट की वैल्यू को पता करना है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस आई नॉट कितना है, और इसका आंसर भी दिया हुआ है 1.78 एम्पियर। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इतना कोई रैपिडली आस्क कहना चाहिए टॉपिक नहीं है आपके एग्जाम में, बट फिर भी आपके सिलेबस में है तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं। द रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली टू अ सिंगल सोर्स नेटवर्क्स। इट इज देयरफॉर नॉट अ थ्योरम यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ मल्टी सोर्स नेटवर्क्स डिस्क्राइब्ड thus far. The theorem states the following. तो जब सिंगल सोर्स नेटवर्क हो आपका नेटवर्क, तभी आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीपल सोर्सेस होंगे आपके नेटवर्क में, जैसा कि थेवेनिन्स में होता है, नॉर्टन्स में होता है, सुपरपोजिशंस में होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में भी हो सकता है ना। ऑल द थ्योरम्स विच वी स्टडीड दस सो फार, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में भी उस समय पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। The current I in any branch of a network due to a single voltage source E anywhere else in the network will equal to the current through the branch in which the source was originally located if the source is placed in the branch in which the current I was originally measured. कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं किसी एक ब्रांच के अक्रॉस
एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया मैंने और किसी दूसरे ब्रांच के अक्रॉस मैंने उसको अगर मेजर किया है, अगर मैं उन पोजीशंस को इंटरचेंज कर दूं आपस में वोल्टेज और करंट की, तो दोनों में जो करंट का मेजरमेंट आएगा फाइनली वो इक्वल होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड वो जो वोल्टेज है वो उसकी पोलैरिटी और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होना चाहिए ना, अदरवाइज फिर ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा फिर। ठीक है, in other words the location of the voltage source and the resulting current may be interchanged without a change in a current. As I said, the theorem requires that the polarity of the voltage source have the same correspondence with the direction of the branch current in each position. जैसा मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप पोलैरिटी चेंज करते हैं वोल्टेज की तो करंट का डायरेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर ए में देखिए ये ई एक वोल्टेज सोर्स है, इसके अक्रॉस हम मेजर कर रहे हैं, ए बी के अक्रॉस और सी डी के अक्रॉस से करंट है आई। हमने अब ए बी के अक्रॉस आई मेजर चलना स्टार्ट कर दिया और ये इस ई को कहाँ शिफ्ट कर दिया, सी डी के अक्रॉस। अब आप देखिए, आप यहाँ करंट का डायरेक्शन इस तरीके से ले रहे हैं क्योंकि आपने पोलैरिटी इस तरीके से ली है। अब देखिए पोलैरिटी आपने चेंज की, करंट का डायरेक्शन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा ऊपर के स्टेटमेंट्स में लिखा है कि इन दोनों के कारण जो करंट का मेजरमेंट आएगा, ये जो आई हम लोग मेजर करेंगे इस सी डी के अक्रॉस और इस ए बी के अक्रॉस, वो दोनों की, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। देखते हैं चलिए, इस सर्किट में ये हमको ये सर्किट दिया हुआ है इस फिगर में। इस फिगर में हमको ये मेरा सोर्स करंट है और ये मेरा करंट आई है जो 4 ओम के अक्रॉस है। फिर ये करंट जो है देखिए चेंज हो जाता है। अब ये सोर्स वोल्टेज को हमने ले लिया, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज की वजह से ये करंट, सोर्स करंट फ्लो हो रहा है और ये आई जो है अब यहाँ पे आ गया है। अब हमको ये प्रूव करना है या ये शो करना है कि ये जो आई है जो हमने यहाँ मेजर किया 4 ओम के अक्रॉस और ये जो आई जो 12 ओम के अक्रॉस फ्लो होगा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं तो ये 4 और 2 आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, और ये इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो R1 और R2 के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में, और इनका टोटल जो कॉम्बिनेशन है आपस में किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ से 15 ओम का जो है टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिल जाता है। अब मुझे अगर सोर्स करंट निकालना है तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस तो मिल चुका है, टोटल वोल्टेज भी मुझे पता है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दिया, मुझे टोटल करंट मिल गया 3 एम्पियर। अगर मुझे आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आई किसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है, इस लेग के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस लेग के अक्रॉस फ्लो हो रहा है तो मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर दूंगा। 3 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों सीरीज में है ना। 3 एम्पियर का करंट, जो टोटल करंट कितना है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। करंट डिवीजन रूल लगाइए, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का। ठीक है, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6, ठीक है, यही होगा ना, 6 एम्पियर का, 6 ओम का आपका करंट है, ये अपोजिट रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो वो वैल्यू मिल जाएगी आपको। थोड़ा इसको निकाल के देख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से वो वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं नेटवर्क में तो हम वोल्टेज की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। अब आप जब वोल्टेज की पोजीशन यहाँ पे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो R3 R4 है वो सीरीज में है और R1 R2 पैरेलल में, और इनका कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है। यहाँ से ये मिल गया आपको टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ से फिर मिल गया आपको टोटल करंट। टोटल करंट फिर ये डिवाइड हो रहा है किस फॉर्म में, वही आपको करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना है। 6 ओम आपका अपोजिट रेजिस्टेंस है, 4.5 एम्पियर आपका मेन करंट हो गया, और आपको करंट किसके अक्रॉस निकालना है, 12 ओम के अक्रॉस। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 एम्पियर आ गई। तो हम देखते हैं दोनों ही केस में, ऊपर वाले फिगर में और नीचे वाले फिगर में, हम जब वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो भी हमारे पास जो वैल्यू करंट की है वो 1.5 एम्पियर ही होने वाली है। ठीक है, तो दो दी रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट, बट दो दी रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट, but since this source is single and we are considering the effect of the current because of that source, इसलिए हमारा जो मैग्नीट्यूड आता है करंट का वो क्या रहता है, सिमिलर ही रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी कोई ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में से नहीं है। ठीक है, बट ये आपके सिलेबस में था तो इसको पढ़ना जरूरी था, है ना। एक जो थ्योरम है जैसे मैंने आपको बताया टेलीगेंस थ्योरम, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, बुक्स में मिल जाएगा आपको। अदरवाइज जितना हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस की है, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, उतने ही आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, और इससे ज्यादा एफर्ट लगाने की आपको इसमें जरूरत। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरम पार्ट ऑफ दिस यूनिट। इसके बाद हम लोग एक पावर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और फिर आपका ये जो 4th यूनिट है जिसमें हम लोगों ने थ्योरम डिस्कस किया वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।